स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सबका हमारे चैनल जिसका नाम है रियल नॉलेज। मैं आपका अपना विजय सर। तो हमने जैसे कि हम जानते हैं, हमने प्रीवियस वीडियोस में काफी टॉपिक डिस्कस किए थे, बट जो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस यस यस, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था, एक्चुअली में अगर आपको रेस्पिरेशन प्रोसेस करनी है तो आपको ऑक्सीजन और ग्लूकोज की नीड होती है। ग्लूकोज आपको मिल चुका था कहां से? डाइजेशन से। ओके, डाइजेशन से आपको ग्लूकोज मिल चुका था और ऑक्सीजन को हमने कैरी किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम से। जनरली हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम से में गैसेस का एक्सचेंज किया था, ऑक्सीजन को हमने भेजा था ब्लड के थ्रू पूरे सेल्स में। तो अब हर सेल को ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिल चुका है। अब जाके जो प्रोसेस होगी एनर्जी जनरेट करने की, उसे कहते हैं हम रेस्पिरेशन। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसे रेस्पिरेशन मतलब ही होता है ऑब्टेन्ड एनर्जी, ये आपको बताया भी होगा और प्रीवियस क्लास में भी आपने इसकी थोड़ी सी नॉलेज ली होगी कि रेस्पिरेशन क्या होता है। बट एक्चुअली में अब हम थोड़ा सा ज्यादा देखते हैं, ज्यादा ब्रीफ में देखते हैं कि आखिर रेस्पिरेशन होता क्या है। ओके, तो टेंशन मत लीजिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, सारी टॉपिक्स क्लियर होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं डेफिनेशन रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या बनती है? द प्रोसेस ऑफ एनर्जी रिलीजिंग फ्रॉम फूड। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल, और इसका मतलब भी इतना ही सिंपल होता है। देखिए, जो फूड होता है, जो डाइजेस्टेड फूड होता है, मतलब कि ग्लूकोज, तो ग्लूकोज से एनर्जी ऑब्टेन की जाती है, उस रिएक्शन को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। ये डेफिनेशन काफी सिंपल है, बट इसका जो मीनिंग है, इसका जो प्रोसेस है, वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो आइए पहले ब्रीफ में बेसिक हम चेक कर लेते हैं कि आखिर क्या क्या होता है इसके अंदर। तो जनरली अगर हम बात करें तो इसके दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज इंटरनल रेस्पिरेशन, सेकेंड वन इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, अगर हम इंटरनल रेस्पिरेशन की बात करें तो इसको हम एक और रेस्पिरेशन कहते हैं, इसे हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर मींस जो सेल में हो, सेलुलर मींस होता है इन सेल, ठीक है, जो सेल के अंदर हो। जबकि जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है उसमें इंक्लूड किया जाता है ब्रीथिंग को। यस, ब्रीथिंग को इंक्लूड किया जाता है। अभी हम चेक करेंगे कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या क्या प्रोसेस होती है। सो यहां पर चेक कीजिए। अब जो इंटरनल रेस्पिरेशन होता है वो सेल के अंदर होता है। जी हाँ, सेल के अंदर होता है, और ये खास तरह के ऑर्गन में होता है, ऑर्गेनेल में होता है। शायद आपको पता भी होगा, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं? जी हाँ, वो है अपना माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आप चेक कर सकते हैं। तो जनरली ये सेल ऑर्गेनल सेल के अंदर एनर्जी जनरेट करता है, रेस्पिरेशन रिएक्शन कैरी करता है। तो इसकी हेल्प से इसी जगह पे हो पाता है रेस्पिरेशन। ठीक है, अब देखिए, इनको फर्दर हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इंटरनल रेस्पिरेशन को, जो कि है एरोबिक रेस्पिरेशन, जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। सेकंड वन इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। तो इसको हम ब्रीफली पढ़ेंगे आगे चल के। अब बात कर लेते हैं जरा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की, क्योंकि ये थोड़ा स्मॉल टॉपिक है पहले, तब उसको हम चेक करेंगे इसको। तो जनरली अगर स्टूडेंट से जब मैं पूछता था कि रेस्पिरेशन क्या होता है, तो बच्चों को लगता है रेस्पिरेशन मतलब होता है ब्रीथिंग। जनरली उन्हें फील होता है कि ये ब्रीथिंग होता है, मींस इनहेल करना ऑक्सीजन को और एक्सेल करना कार्बन डाइऑक्साइड को, इसका मतलब ही रेस्पिरेशन होता है। ओके मिस गुन्नू, आप बताएंगे? हाँ ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही डेफिनेशन दी है, बिल्कुल सही, अच्छी बात है, आप पढ़ के आ रहे हो। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ब्रीथिंग हो गया, ठीक है। तो ब्रीथिंग की डेफिनेशन क्या होती है, चेक कर लेते हैं। इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग में जनरली क्या होता है, आप इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, ठीक है, और एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। तो देखिए, इतनी जल्दी ये प्रोसेस कर दिए। मैं आपसे एक और चीज कहना चाहूंगा कि देखिए, जो हमारी बॉडी होती है, जो हमारी बॉडी के ऑर्गन से अंदर के, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, बट जो इनके फंक्शंस होते हैं वो एकदम परफेक्ट होते हैं। मींस आप सोच नहीं सकती कि कितने ज्यादा मॉडिफाई, कितने ज्यादा डेवलप होते हैं। ये ऐसी रिएक्शन चुटकी में करते हैं। आपको पता है, आपके हर सेकंड आपकी बॉडी में मिलियंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती हैं।
तो आपकी सबकी बॉडी अपने आप में ही खास होती है। तो यहां पर चेक कर लेते हैं ब्रीथिंग इन। जब आप ब्रीथ इन करते हो तो एक्चुअली में आपके रिब केज और डायफ्राम में क्या असर पड़ता है, एक्चुअली आपके अंदर जो आपका इनर साइड है थोरेक कैविटी, उसमें क्या डिफरेंस आता है। तो जब आप ब्रीथ इन करते हो, आप ऑक्सीजन लेते हो, तो देखिए होता क्या है, जो आपका रिब केज है, रिब केज आपका आउटवर्ड के लिए क्या होता है, आउटवर्ड के लिए सपोर्ट करता है, जबकि जो डायफ्राम होता है वो थोड़ा सा स्लो करके जगह इंक्रीज कर देता है। मींस देखिए बाहर हो गया और यहां पर डायफ्राम होता है, तो इससे क्या होता है, अंदर पे वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। और आपको मैंने बताया था शायद से कि अगर अंदर इंक्रीज हो जाएगा, स्पेस इंक्रीज हो जाता है, तो बाहर पे जो ऑक्सीजन, या कह सकते हो बाहर पे जो ऑक्सीजन होती है वो ज्यादा होती है और अंदर कम होती है। तो इसलिए बाहर की ऑक्सीजन आपके अंदर लंग्स के अंदर एंटर कर पाती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। इन सब का प्रोसेस क्यों हो पा रहा है, डिफ्यूजन होता है फ्लो ऑफ एनीथिंग फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो भाई ऐसा ही होता है, अंदर जैसी इंक्रीज होती है जगह, तो वहां पर जगह खाली बन जाती है और हायर कंसंट्रेशन से स्मॉल कंसंट्रेशन की तरफ वो कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजन जाता है। इसके अलावा जब ब्रीथ आउट करते हैं आप, जब आप ब्रीथिंग आउट करते हो, तो इसमें जो आपका रिबकेज होता है वो इनवर्ट जाता है, अंदर जाता है, ठीक है, एकदम से अंदर जाता है, और जो डायफ्राम होता है वो नीचे रिलैक्स करता है। इससे क्या होता है, इससे जनरली आप अंदर वॉल्यूम डिक्रीज करते हैं और प्रेशर क्रिएट करते हैं। अब देखिए जैसे ही प्रेशर क्रिएट हुआ, अंदर होती है ज्यादा गैस, ठीक है, ज्यादा कह सकते हो, और बाहर पे होती है कम, तो आप यहां से प्रेशर क्रिएट करके डिफ्यूजन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड कह सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड को आप बाहर निकाल देते हो। तो जनरली यही प्रोसेस होती है, यही मैकेनिज्म होता है ब्रीथिंग का। ओके, तो ब्रीथिंग हो चुका है। आइए अब हम बात करते हैं फर्दर जो 2 पार्ट्स हैं इंटरनल रेस्पिरेशन के, जो कि एरोबिक एंड एनएरोबिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं हम इंटरनल रेस्पिरेशन। तो इंटरनल रेस्पिरेशन जो होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन, सेकंड वन इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। सो पेपर वाइज अगर देखा जाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका डिफरेंस लगभग हर जगह पूछा जाता है, क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग रिएक्शंस होती है इनमें। मेन बात होती है कि इनकी रिएक्शंस काफी पॉपुलर और काफी इंटरेस्टिंग होती है। तो आइए चेक करते हैं इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन, नाम से ही पता चल रहा है एरोबिक मींस ये ऑक्सीजन यूज करेगा, फूड से एनर्जी लिबरेट करने के लिए। और यहां पर है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, मीन ये विदाउट ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के बिना ये फूड से एनर्जी लिबरेट करेगा। ओके, तो सबसे पहले ये हम चेक कर लेते हैं इनकी रिएक्शंस, क्योंकि अगर आप इनकी रिएक्शंस को समझ गए तो पूरी थ्योरी, जितने भी इनके टाइप्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, आप इनके बारे में सब कुछ अच्छे से समझ जाएंगे। तो चेक करते हैं पहले एरोबिक रेस्पिरेशन की रिएक्शन। तो सबसे पहले जैसे कि आपको बताया गया था कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज जनरली रिएक्ट करता है कैसे, तो जो ग्लूकोज आप देख पा रहे हैं यहां पर, इसका ब्रेक डाउन किया जाता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। अब देखिए कहां पर, यहां पर कह सकते हो आप, तो देखिए अगर आपको शायद पता होगा जो रेस्पिरेशन रिएक्शन होती है एरोबिक, आप सिंपल एक फॉर्म में करते हो उसे, एक रिएक्शन में करते हैं, बट ऐसा नहीं है, इसके भी 3 स्टेप्स होते हैं। जी हां, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है नॉर्मली भी इसके भी 3 स्टेप्स होते हैं, बट आपको 10th में 9th में इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताते चलूंगा कि आखिर ये है क्या, ठीक है। तो ग्लूकोज देखिए, ग्लूकोज का यहां पर क्या करेंगे, ग्लाइकोलाइसिस, यहां पर हम इसके ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शंस करते हैं, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन की वजह से ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है 2 पायरुविक एसिड में, या फिर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। जी हां, इसमें कन्वर्ट हो गया है। अब ये पायरुविक एसिड में, इसमें होगा क्रेब्स साइकिल, ठीक है। ये वो साइकिल है जिसमें ऑक्सीजन को यूज किया जाता है, ऑक्सीजन को यूज किया जाता है, और उसके बाद रिएक्ट करने के बाद जो बाई प्रोडक्ट निकलते हैं वो होते हैं हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, H2O वाटर एंड 32 ATP एनर्जी। अब ये 32 ATP क्या है, देखिए ATP मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसको हम एनर्जी करेंसी भी कहते हैं, ठीक है, एनर्जी की करेंसी भी कहते हैं आप।
जैसे आपको पता होगा जो मनी होती है, जो करेंसी होती है, जैसे इंडिया की रुपया है, वैसे ही अगर आप बात करेंगे एनर्जी की तो आप बात करेंगे एटीपी में। इसका भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो हम फर्दर इस टॉपिक के बाद डिस्कस करेंगे। तो यहां पर चेक कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए जो ये रिएक्शन से हमें बाय प्रोडक्ट मिल चुके हैं, इस तरह से ग्लूकोज और ऑक्सीजन की हेल्प से हमें मिल चुकी है एनर्जी, जो कि काफी ज्यादा होती है, काफी बढ़िया होती है। तो सबसे पहले आप चेक कर लीजिए क्या ये रिएक्शन बैलेंस है। देखिए यहां पर मैंने इनको सेपरेट करके लिखा गया है पूरा, बट आप एक्चुअली में यहां से ही लर्न कर सकते हैं। अगर आप लर्न करना चाहते हैं आपसे सीधा यहां से भी कनेक्ट कर सकते हैं। मींस आप ग्लूकोज को सीधा यहां से ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ग्लूकोज प्लस O2। अगर आप ये प्रोसेस नहीं देखना चाहते हैं तो आप सिंपली में इसे कर सकते हैं, बट अगर ये लिखेंगे तो फायदा तो होता ही है। एक्चुअली इसमें ब्रीफली बताया गया है कि क्या क्या चीजें, ठीक है। तो आप इतना रखिएगा कि इसमें ऑक्सीजन O2 के साथ रिएक्ट कराते हैं। अब यहां पर होता क्या है, यहां पर चेक कीजिए क्या ये बैलेंस है, क्या आपको इक्वेशन बैलेंस दिख रही है। मैंने पहले भी कहा था केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस, उसको पढ़िए, उसके बाद सब कुछ हो जाएगा क्लियर। तो चेक कर लेते हैं क्या है सही है कि गलत है, ठीक है। तो यहां पर देखिए कार्बन है 6, यहां पर कार्बन है 1, एक है तो यहां 6 लगा देंगे जनरली, ठीक है। 6 लगा दिया, आराम से हो गया। इसके बाद यहां पर हाइड्रोजन है 2, यहां पर है 12, यहां पर भी 6 लगा दिया, ठीक है। चेक कर पा रहे हैं, यहां पर भी हमने 6 लगा दिया। अब देखिए बट जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना हो चुका है 12 और 6 18 हो चुका है ऑक्सीजन, ठीक है। अगर हम यहां पर बैलेंस नहीं करेंगे, यहां पर तो हो रखा है, तो मैं आपको यहीं पर बताता हूं शॉर्टकट में। O2 अगर इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, इसके बाद यहां से यहां रिएक्ट कर रहा है, तो देखिए O2 के कितने होंगे, यहां पर 6 है तो 6 यहां पर लगेगा, ये हो जाएंगे 12 ऑक्सीजन के पार्टिकल। अगर आप यहां से चेक कर रहे हैं, यहां से चेक करें, ग्लूकोज और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराइए, साथ में मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 32 एटीपी एनर्जी। अब ये रिएक्शन हमारी हो चुकी है बैलेंस, ठीक है। तो आपने देखा ऑक्सीजन की हेल्प से, जनरली आपको पता होगा ऑक्सीजन का किसी भी बर्निंग में बहुत बड़ा हाथ होता है। आपको पता होगा जो फायर होती है, फायर तभी वर्क कर पाती है, कंबशन तब हो पाता है जब ऑक्सीजन हो, ठीक है। बर्निंग कोई भी चीज तब जलती है जब उससे ऑक्सीजन कनेक्ट हो, तभी फायर बन सकता है। इसके अलावा जो ऑक्सीजन होता है वो आपके फैट को भी बर्न करता है। जी हाँ, काम ही बर्न करने का हो रहा है, बट हमें ये जरूरी है, ऑक्सीजन हमें चाहिए रेस्पिरेशन करने के लिए। बट इसके अलावा ये सारी चीजें क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, ये एनर्जी जनरेट करता है, यूज करता है, निकालता है फूड से। तो काफी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन। इसके बाद आइए चेक करते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन की रिएक्शन। तो यहां पर भी सेम प्रोसेस हो रही है, बिल्कुल यहां पर भी सेम प्रोसेस हो रही है। ग्लूकोज को कन्वर्ट किया था पायरुविक एसिड में और रिएक्शन थी ग्लाइकोलाइसिस, फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया गया से एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। जैसा कि आपको बताया गया था कि जो रेस्पिरेशन होता है एरोबिक, इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है रेस्पिरेशन, फूड का ब्रेकडाउन। बट यहां पर जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, यहां पर ब्रेकडाउन होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। अब सोचने वाली बात यह है कि ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में आखिर रेस्पिरेशन कर कैसे पाता है, ब्रेकडाउन कैसे कर पाते हैं, ठीक है। तो यही इनकी खासियत होती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन, और ये करते हैं यीस्ट। जनरली यीस्ट क्या करते हैं, जब वो ग्लूकोज से जब वो फूड जनरेट करना चाहते हैं, ऑब्टेन करना चाहते हैं, तो वो इसको कन्वर्ट कर देते हैं अल्कोहल यानी कि इथेनॉल में, और साथ में निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत ही कम क्वांटिटी में एनर्जी, ठीक है। तो जो फर्मेंटेशन रिएक्शन है, इसको जनरली अल्कोहल बेवरेज में ये वर्क करता है। जो भी अल्कोहल बनाया जाता है वो इसी प्रोसेस के, फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बनाया जाता है, ठीक है। आप लोग घर में ट्राई मत कीजिएगा, गुन्नू डोंट ट्राई, ठीक है। आप प्रैक्टिकल बहुत अच्छा करती हो बट ऐसे प्रैक्टिकल नहीं करने। तो देखिए फिर, ठीक है। तो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके जो छोटे और ये करते कौन है, ये छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनमें पैथोजेंस भी आते हैं, ओके, इनमें पैथोजेंस भी आते हैं। भारी रुको बच्चे, तो इनमें पैथोजेंस आते हैं जो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए वो इतनी कम एनर्जी में काम चला पा रहे हैं, उनके लिए काफी है, क्योंकि हम हैं बिगर साइज कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स हैं हम,
कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं तो हमें एनर्जी ज्यादा लगती है, बट यहां पर ये नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, बहुत ही छोटे हैं, तो इसलिए इन्हें एनर्जी भी बहुत ही कम क्वांटिटी की चाहिए होती है। सो दैट्स व्हाई ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन करते हैं और बनाते हैं इथेनॉल, जो अल्कोहल ग्रुप का होता है। अगर यहां पर इसे बैलेंस करने की बात की जाए तो चेक कर लेते हैं। सी यहां पर 6 है, 6 हो गए कार्बन, H10, Hb12 हो चुके हैं, O का देख लेते हैं 4, O भी हो चुके हैं 6, ठीक है, ये बैलेंस हो चुके हैं टोटल, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस, जो कि स्मॉल ऑर्गेनिजम्स में होती है। अब थोड़े से बाकी डिफरेंस चेक कर लेते हैं, आखिर इनके बीच में डिफरेंस क्या है। और तो देखिए, जैसे हमने रिएक्शंस कर दी, जैसे आपने रिएक्शंस कंप्लीट की, तो अब जो बाकी डिफरेंस है वो आपको इजीली अंडरस्टैंड होंगे, आपको बहुत आसान लगेंगे। अब जैसे कि टेक प्लेस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जी हाँ बिल्कुल, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही तो करता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही तो रेस्पिरेशन कर रहा है, तभी तो इतनी सारी, इतनी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रहा है। टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल सही, ऑक्सीजन के एब्सेंस में कर रहा है, इसलिए बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ, बहुत कम अमाउंट की एनर्जी प्रोड्यूस कर पाता है। सेकंड, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बहुत ही खास, बहुत क्या, सबसे खास, ठीक है, हमें लाइफ भी देता है, बट उसी के साथ ये बहुत डेंजर भी होता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन करता है, मतलब एक छोटा सा एनर्जी का पार्ट भी वहां पर नहीं छोड़ेगा, उस ग्लूकोज से भी ये क्या करता है, एनर्जी जनरेट कर देता है। इसीलिए यहां पर कंप्लीटली ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, जिसकी वजह से सेल्स को काफी अच्छी क्वांटिटी में एनर्जी मिलती है। जबकि यहां पर इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज तो इनका आ चुका है, फूड तो आ चुका है, बट उसे कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं किया जाता है, कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं किया जाता है, क्योंकि इनके पास ऑक्सीजन नहीं होता है, जिस वजह से जो एनर्जी होती है वो बहुत कम प्रोड्यूस होती है। इसके बाद एंड प्रोडक्ट क्या बनते हैं, यहां पर चेक कर सकते हैं, यहां पर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ में बनती है एनर्जी। यहां पर एंड प्रोडक्ट क्या बनते हैं, इथेनॉल, अल्कोहल ग्रुप के हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। इसके बाद का पॉइंट चेक करते हैं, एनर्जी लिबरेटेड इन लार्ज क्वांटिटी, यहां पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो काफी ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होती है, जिसे हम कहते हैं 32 एटीपी। मैंने आपको बताया था कि एटीपी का कॉन्सेप्ट मैं आपको फर्दर बताऊंगा अभी। इसके बाद जो एनर्जी लिबरेटेड इन स्मॉल क्वांटिटी, बिल्कुल सही, एनर्जी बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में यहां पर प्रोड्यूस की जाती है। जबकि इसके बाद अकर नॉर्मली थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। तो जो प्रोसेस होती है एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो ये पूरी लाइफ चलती है। एक्चुअली ये बचपन से स्टार्ट हो रखी है और चलती जाती है, हमेशा चलती है, क्योंकि बचपन से तो हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, जैसे हम पैदा होते हैं, पैदा होने से पहले भी, तभी तो हम एनर्जी जनरेट कर पा रहे हैं, तभी तो हम डिफरेंट टाइप के वर्क कर पा रहे हैं, मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं, इतना सारा बोल पा रहा हूं। तो ये सारा किससे होता है, आप ये हर सेकंड करते हो, रेस्पिरेशन आप हमेशा करते हो, ठीक है। अब लास्ट है, इसके एग्जांपल्स की अगर बात करें तो ये होते हैं ह्यूमंस एंड एनिमल्स, नॉट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे से जो पैथोजेंस हैं वो नहीं। तो यहां पर चेक कर लेते हैं, अकर टेम्परेरी फॉर द शॉर्ट पीरियड, ठीक है। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, एकदम इफेक्ट नहीं चलता है पूरा ये। और जो इसके एग्जांपल्स हैं वो बैक्टीरिया, यीस्ट, आर्किया, जो बहुत ही छोटे छोटे या फिर पैथोजेंस कह सकते हैं, डिजीज कॉजिंग भी होते हैं, वो सारे बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो एरोबिक रेस्पिरेशन से एनर्जी जनरेट करते हैं। तो देखिए, हमारे दो पार्ट हमने क्लियर कर देते हैं, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। बट यहां पर एक ट्विस्ट ये है कि ह्यूमंस भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, बिल्कुल। आपको लगता होगा कि एनारोबिक रेस्पिरेशन तो बिना ऑक्सीजन के कौन कर सकता है, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, क्योंकि उन्हें नहीं मिल पाता है ऑक्सीजन, बट हमें तो ऑक्सीजन मिलता है, फिर भी हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे कर सकते हैं, और ये होता कहां पर है, ठीक है। तो इस चीज को भी समझा जाता है, ठीक है बच्चों। अब हम चेक कर लेते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। भाई हमने ये तो पढ़ा था कि छोटे छोटे जो बैक्टीरिया होते हैं उन पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, बट ये तो ह्यूमंस भी हो रहा है, जबकि ह्यूमंस तो ऑक्सीजन यूज करके रेस्पिरेशन करते हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं। तो आखिर एनारोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन में कैसे होता है, तो आइए चेक करते हैं। जनरली ये होता है मसल्स टिश्यू पे। अब देखिए, अब आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। अगर आप पूरे दिन भर फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, शायद आपने पूरे दिन भर अगर क्रिकेट खेला हो, तो जैसे आपके इवनिंग के टाइम पे या जब आप ज्यादा खेल लेते हैं, जब आपकी बॉडी पूरी टायर्ड हो जाती है,
मींस आपकी बॉडी में जान नहीं रहती, आप पूरा ऑक्सीजन या एनर्जी यूज कर देते हो। तो होता यह है कि आपकी बॉडी को नीड होती है ऑक्सीजन की जब आप थक चुके होते हैं, क्योंकि वो रेस्पिरेशन करना चाहती है, बट उस टाइम पे आपकी बॉडी में एनर्जी उतनी नहीं होती है कि वो ऑक्सीजन की हेल्प से रेस्पिरेशन कर दे। तो मसल सेल्स में, आपके जो मसल सेल्स या टिश्यूज होते हैं, वहां पर एनएरोबिक रेस्पिरेशन करती है आपकी मसल्स, जो सेम प्रोसेस करती है ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, वो भी मसल टिश्यू में। तो जब ये रिएक्ट करती है तो ये प्रोड्यूस करती है लैक्टिक एसिड, ये इसका फॉर्मूला है, और 2 ATP एनर्जी। मींस एनर्जी तो बहुत कम जनरेट होती है, उसके साथ ही ये एक अलग प्रकार का कंपाउंड प्रोड्यूस करती है जिसे हम कहते हैं लैक्टिक एसिड। ठीक है, अब इस लैक्टिक एसिड की खासियत क्या है, देखिए। सो ड्यू टू लैक्टिक एसिड क्रैम्प्स हैपन इन मसल्स। तो इस लैक्टिक एसिड की वजह से ही किसी की बॉडी में क्रैम्प आते हैं। आपने सुना होगा मसल्स में खिंचाव। अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो आपको पता होगा कि जो सचिन तेंदुलकर थे, जब वो अपनी 90s में आते थे, मींस वो सेंचुरी मारने वाले होते तो 90s में आते थे, तो 90 से 100 से पहले, सेंचुरी से पहले उनकी बॉडी में क्रैम्प हो जाता था, क्योंकि वो काफी लंबे टाइम से खेल रहे होते थे। डिहाइड्रेशन की वजह से ऑक्सीजन पूरा नहीं मिल पाता, इसलिए रेस्पिरेशन नहीं हो पा रहा था और एनर्जी नहीं बन पा रही थी। तो जब भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन से एनर्जी जनरेट करते हैं ह्यूमंस, तो उसमें प्रोड्यूस होता है लैक्टिक एसिड और उससे होता है क्रैम्प। तो ये हो चुका है हमारा रेस्पिरेशन का पूरा, कि ह्यूमंस या फिर कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो कैसे करते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, सो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि प्लांट कैसे करते हैं रेस्पिरेशन।